वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉग्निटिव। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस किया था। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करने के बाद हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाए थे ना। उसके कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी लगाए थे, 5-6 एग्जाम्पल्स लगाए थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट करने के, गुडविल निकालने के तरीके क्या क्या है, गुडविल निकालने के तरीके क्या क्या हैं। तो अभी इन तरीकों पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। सबसे पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th एंड सीए सीपीटी के बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स। सबसे पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को सब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। अभी ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस क्या है, अभी मैं एक एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा, परेशान ना होइए। वेटेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। किससे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड पर आते हैं। ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड पर आते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है? सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दीजिए तो सुपर प्रॉफिट निकल आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या मेथड है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या सुपर प्रॉफिट निकालने का ये मेथड है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या मेथड है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एनआरआर भी कह सकते हो आप। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि जैसे मैंने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड, अब अगर मैं यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको माइनस कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद नोट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ऑलवेज लेस। जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया है, ये अभी आप जान लीजिए कि बैलेंस शीट में ये अभी नहीं बताया, इसको भी मैं बताऊंगा और इसके बाद में एक नोट भी लिखाऊंगा, वो भी आप लिखिएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ऑलवेज लेस। इसको हमेशा लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हमेशा लेस कर देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने हैं तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपसे क्वेश्चन साइलेंट होकर के कह देता है कि आप जो है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड निकालिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आपसे कह देता है कि एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है और कह देता है एवरेज प्रॉफिट
निकालिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका निकाल दीजिएगा, लगा दीजिएगा, लेकिन ये तरीका निकाल लगाइएगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। ये नहीं तो आपको यहाँ पे वेटेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैं सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन जो आसान पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट है एन्युटी मेथड, जो कि क्लास 12th में नहीं है, सीपीटी में एन्युटी मेथड है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू या एवरेज प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। दोनों तरीके से ये निकलता है, ये दोनों तरीके से निकलता है। सीपीटी में है ये चीज, इसीलिए मैंने लिख दिया सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। तो अब आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने हैं ताकि मैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ टुवर्ड्स बढ़ सकूं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की टुवर्ड्स बढ़ सकूं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखाने हैं वो क्या हैं, चलिए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने से पहले अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, तो अब आपको चीजें समझ में आएंगी और फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ बताता हूं, तो बात समझिएगा। आप बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बन गए आप? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आप बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। सपोज करने में क्या जाता है, आदमी बनता ही है। कॉमर्स लिए हो तो मैक्सिमम लोग यही सोच करके लिए हो कि इसके आगे सीए ही बनना है मुझे। ठीक है, बाकी जिसका बिजनेस है उसने ये सोचा होगा कि मैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए कॉमर्स लिए ले रहा हूं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप क्या बन गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्या हुआ कि आप जब बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको नोट कर लिया है ना, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद क्या हुआ कि जो है मैंने आपसे कहा कि एक काम करो भाई, ये आदमी अमेरिका जा रहा है और ये अपनी फाइलें बेच रहा है। कहां जा रहा है? अमेरिका जा रहा है और अपनी फाइलें बेच रहा है। फाइलें बेच रहा है इन द सेंस अपने क्लाइंट्स को तुम्हें दे रहा है, अपने क्लाइंट्स को दे रहा है, सबको बांट रहा है। तो आपने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, हम तो नया नया सीए बने हैं और हमारे पास अभी से क्लाइंट्स की जो है भरमार हो गई। तो उसने क्या किया, उसने एक फाइल, तुम उसके पास गए, तुमने उससे कहा कि अरे सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। उसने कहा हाँ हम अमेरिका जा रहे हैं। तो तुमने उससे कहा कि आप सुना है फाइल भी बांट रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल हम फाइल बांट रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। उसने कहा कि आप अपने कुछ क्लाइंट्स हमें दे दीजिए। उसने कहा कि आप अपने कुछ क्लाइंट्स हमें दे दीजिए। तो आप मतलब सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं, चीजें कुछ माइंड में रोटेट हो गई थी। हाँ, तो ये सारे मेथड्स आपने देख लिए ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको पहले हम आपको समझा देते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, तो सपोज आप बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको जो है ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है। ये आदमी जो है जा रहा है अमेरिका। कहां जा रहा है? अमेरिका। और ये कह रहा है कि भैया देखो, अब मैं सीए से बहुत तंग आ चुका हूं, मैं जा रहा हूं अमेरिका, वहां पे मेरा बच्चा सेटल्ड है, अब मैं वहां पर जाकर के एकदम आराम से अपनी चैन की जिंदगी बिताऊंगा। तो ये जा रहा था अमेरिका, हमको पता चला, आप हमारे बहुत अच्छे छात्र थे, तो मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि सुनो यार, वो अमेरिका जा रहा है बेटा, तुम एक काम करो, वो जो है अपने क्लाइंट्स बांट रहा है, तुम उससे क्लाइंट्स ले लो जाकर के उसके। बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, इसको खाली बिस्लरी मत समझ लेना, है बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये जो है, तुम इसके पास गए, तुमने इससे कहा कि एक काम करिए कि जो आप फाइल बांट रहे हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तो इसने कहा कि यार फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये आपने सब सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो
मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझाने की कोशिश करता हूं और आपको आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि एक बार मैं जा रहा था, ठीक है, तो मैं अभी आर्टिकलशिप कर रहा हूं, अभी सीए नहीं बना हूं, तो मैं मान लीजिए सपोज सीए बन गया, मैं मान लीजिए सपोज सीए बन गया, तो मैं जा रहा था यार, तो मैंने कहा तुरंत तुरंत सीए बना हुआ हूं मैं, तो मैंने एक आदमी से कहा, मैंने कहा कि उसने मुझसे बताया, उस आदमी ने, एक आदमी से मैं मिलने गया जिससे, उसने मुझसे बताया कि यार कुशल तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो। मैंने कहा हाँ यार बन गया हूं मैं तो कहे कि एक क्लाइंट है वो जो है क्या कहते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने क्लाइंट्स को, अब वो अपने क्लाइंट्स का डेटा सबको बांट रहा है क्योंकि उसको अमेरिका जाना है। तो मैंने कहा कि यार अपने क्लाइंट्स का डेटा क्यों बांट रहा है वो? कह रहा है यार क्लाइंट्स बांट रहा है वो अपने, क्योंकि उसको अमेरिका जाना है, उसको जो है अपने बीवी बच्चों के साथ सेटअप होना है। तो मैंने कहा अच्छा यार, नहीं मतलब मैं नया नया सीए बना हूं और नई नई दुकान चल रही है मेरी, और नई दुकान में अगर पुराने क्लाइंट्स आ जाएंगे तो मेरी दुकान में चार चांद लग जाएगी। मैं दौड़ते 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 उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचा। मैंने कहा कि नमस्ते सर। उसने कहा नमस्ते नमस्ते बैठिए। बैठ गए। कैसे आना हुआ आपका? मैंने कहा सर सुना है आप अमेरिका जा रहे हैं। कहीं हाँ, तो क्या हमारे साथ चलोगे क्या? अरे हमने कहा नहीं सर, हम इंडिया में ही ठीक है। आप अमेरिका जा रहे हैं, सुना है आप अपने क्लाइंट्स भी बांट रहे हैं, तो कुछ क्लाइंट्स हमें दे दीजिए। उसने ऐसे करके एक फाइल उठाई, आपको फाइल दिख रही है, ये कागज है, फाइल मान लीजिए, उसने दो फाइल उठाई, तीन फाइल उठाई, चार फाइल उठाई, ऐसे करके फाइल उठाई और मुझसे कहा ये लो भाई साहब चारों फाइलें। मैंने भी कहा, मैंने देखा फाइलों को ऐसे करके, मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो एक एक, मैं इसका अगर ऑडिट करूंगा, तो मैं ऑडिट जब करूंगा तो मैं एक एक लाख रुपए तो भैया कमाऊंगा ही हर फाइल से। तो उसने कहा, तो मैंने कहा कि चलिए गुरुजी धन्यवाद, मैं फाइल को रखता हूं अपनी जेब में और सर चलता हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसने मुझे धप्पा से पीछे से रोक लिया। उसने कहा रुको रुको, जा कहां रहे हो? हमने कहा बताइए, कहीं फाइल दो हमें। हमने कहा क्यों, कहीं दो तो। हमको लगा भैया इनको फोटो वोटो कॉपी कराने, उनका अच्छा फोटो कॉपी कराने के लिए लीजिए लीजिए। कहीं नहीं, हमको इस फाइल का पैसा दो, और नहीं तो ये फाइल नहीं देंगे। तो हमने कहा सर पैसा कितना पैसा? तो उसने कहा कि 4 लाख रुपए मैं लूंगा तुमसे। कितना रुपए लूंगा? 4 लाख रुपए मैं तुमसे लूंगा, और ये फाइल मैं तुम्हें 4 लाख रुपए में दे रहा हूं। मैंने कहा है, मेरे हाथ से तो फाइलें छूट गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? ऐसे करके फाइल पकड़े हुए थे और सब ऐसे करके तितर बितर हो गई, छूट गई मेरे हाथ से। मैंने कहा है ये क्या है? उसने कहा कि जो जो फाइलें आपके पास हैं, जितनी भी फाइलें आपके पास हैं, ये इन सभी फाइलों से आप जो है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे। आप इन फाइलों से फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे और हर फाइल से 1 लाख रुपए कमाओगे। हर फाइल से 1 लाख रुपए कमाओगे। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, हर फाइल से मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो क्या हुआ, उसने जो है गुडविल का वैल्यूएशन किया। उसने क्या किया? गुडविल का वैल्यूएशन किया, और मुझसे 4 साल के 4 फाइलों के हर एक साल का प्रॉफिट उसने मुझसे मांग लिया। 4 फाइलों का हर एक वर्ष का प्रॉफिट मुझसे उसने मांग लिया। तो इसी को कहते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। इसी को क्या कहते हैं? नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। मतलब मुझे इस फाइल से फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना दिख रहा था? मुझे इस फाइल से फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1 लाख रुपए पर फाइल से दिख रहा था ना, 1 लाख रुपए पर फाइल से दिख रहा था। और मैंने उसको कितने वर्षों का पैसा दिया एक फाइल का? तो 1 लाख रुपए दिया कि नहीं दिया? और अगर इसी तरीके से मैंने 4 फाइलें उठाई हैं, तो 4 लाख रुपए फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। 4 लाख रुपए फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो अगर 4 लाख रुपए फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो उसने मुझसे कितने सालों का पैसा लिया? सिर्फ 1 सालों का पैसा लिया, और कहा कि आगे आने वाले वर्षों में आप ये 4 लाख रुपए कमाएंगे, तो आप मुझे आज 4 लाख रुपए दीजिए, तो मैं जो है इसको आपको दे देता हूं।
तो बेटा ये है नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस और ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि आपको आगे आने वाले वर्षों में हर फाइल से 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब 4 फाइलों से 4 लाख रुपए मिलेगा। आप कम से कम जो 1 वर्ष का पैसा कमाओगे वो पैसा आप मुझे अभी दे दो। इसको कहते हैं गुडविल। मैंने क्या बताया था, इसने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको ये प्रॉफिट हो रहा था, और इस प्रॉफिट को अब मैं खा रहा हूं, इस प्रॉफिट को अब मैं खाऊंगा, तो मैं अब उसको जो है उसकी गुडविल का पैसा दूंगा। ना सही 1 साल का पैसा, 1 साल का पैसा दूंगा, उसके अगले साल से मैं कमाने लगूंगा। तो यही चीज होती है, इसको कहते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। इसको क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। तो ये था एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने। क्या हुआ, अब चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड मिटा देते हैं, और अभी मैं आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका भी बताऊंगा। अब मुझे एग्जांपल्स कुछ एक्सप्लेन करने हैं। क्या हुआ कि एक आप है और एक आपका फ्रेंड है, दो लोग हैं, दोनों लोग 12th में और सीए में साथ बैठ करके पढ़ते थे। सॉरी, दोनों लोग 12th में साथ बैठ करके पढ़ते थे। किसमें साथ बैठ करके पढ़ते थे? 12th में साथ बैठ करके पढ़ते थे। ये हैं आप दोनों, ठीक है, दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है। ये है आप, ये है आपका दोस्त। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई देखो मैं तो सिर्फ बीकॉम करूंगा और बीकॉम करके मैं कोई नौकरी कर लूंगा, कोई नौकरी कर लूंगा। आपने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपने कहा मैं तो सीए करूंगा और सीए जब बन जाऊंगा तब मैं नौकरी करूंगा। आपने कहा मैं सीए करूंगा, सीए जब बन जाऊंगा तब मैं नौकरी करूंगा। क्या? उसने कहा मैं बीकॉम करके नौकरी करूंगा, आपने कहा मैं सीए बन करके नौकरी करूंगा। अगर अगर वो बीकॉम करके नौकरी करेगा तो उसको मेरे लेक्चर्स देखने की जरूरत ही नहीं। तो सीए बन करके नौकरी करेगा वो बेचारा यहां पर मेहनत करेगा, लेक्चर्स मेरे देखेगा, अभी आईपीसीसी के लेक्चर्स बनेंगे, आईपीसीसी के लेक्चर्स देखेगा, उसके बाद फिर अगर सीए फाइनल मेरा हो गया तो मैं फाइनल्स के भी लेक्चर्स बनाऊंगा, तो फाइनल के भी लेक्चर्स देखेगा, और उसके बाद कहीं जाकर के उसकी जॉब आगे आने वाले 5-6 सालों में, सालों बाद लगेगी, आफ्टर 5-6 ईयर्स लगेगी, और ये 3 ईयर्स बाद ही जो है जॉब कर लेगा। तो आपने अपनी जिंदगी के 5-6 साल दे दिए, आपने अपनी जिंदगी के 5-6 साल दे दिए, वो 3 ही साल की नौकरी कर रहा था। क्या हुआ कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था। कितना कमा रहा था? 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा था, ईयर का कमा रहा था। आप कितना कमा रहे थे? आपने 5-6 साल अपनी जिंदगी का दिया और आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब आप कितना कमाओगे? अब आप कितना कमा रहे हो? आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए पर ईयर। आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए पर ईयर, और वो कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है 1 लाख रुपीज पर ईयर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 लाख का है कि नहीं है? जब ये 9 लाख का कंपैरिजन होता है, जब इस 9 लाख का कंपैरिजन होता है, मतलब ये जो 9 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ये जो 9 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जब आप एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, जब कंपैरिजन होता है, जब कंपैरिजन होता है तब लगता है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या लगता है? सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो आप अपने दोस्त से कितना ज्यादा कमा रहे हो? आप अपने दोस्त से कितना ज्यादा कमा रहे हो? आप अपने दोस्त से 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। आप अपने दोस्त से कितना कमा रहे हो? 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। अगर आपसे कोई कहेगा अगर आपसे कोई कहेगा कि अपनी सीए के क्लाइंट्स मुझे दे दो, तो आप कहोगे मैं जो है पहले देखूंगा कि मैं किससे कितना। इससे कहेगा कि आप अपने अपने क्लाइंट्स दे दो, आपसे कहेगा आप अपने क्लाइंट्स दे दो, तो आप इससे कंपेयर करोगे और कहोगे कि मैं 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, तो आप मुझे आगे आने वाले 2 सालों का प्रॉफिट दे दीजिए। मतलब आप मुझे 18 लाख रुपए दे दीजिए। ये हो गए, इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब आप जो है उस जब भी कंपैरिजन की बात आती है तब सुपर प्रॉफिट लगता है। आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो अपने दोस्त से 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और अब अगर आपकी कोई गुडविल खरीदना चाहेगा तो उसको इस एक्स्ट्रा पैसे पर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस लगाने पड़ेंगे, ना कि इसके पैसे पर, ना कि आपके इस पैसे पर। क्योंकि कंपैरिजन करके जब भी काम होता है तो दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की ओर। किसकी ओर चलते हैं अब हम लोग? कैपिटलाइजेशन मेथड की ओर चलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। हमें फ्यूचर प्रॉफिट को कंपेयर करना होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली कैपिटल निकाली जाती है। क्या निकाला जाता है? डायरेक्टली कैपिटल निकाली जाती है। दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड। इसीलिए इसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। इसीलिए इसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। आपने इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, प्लस अपनी सीए की डिग्री भी लगाई। क्या आपने 10 लाख रुपए भी लगाए और सीए की डिग्री लगाई? ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, इसने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए। सीए की डिग्री है इस वजह से नहीं लगा पाया क्योंकि ये सीए है ही नहीं, तो इसलिए सीए की डिग्री नहीं लगा पाया। इसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए प्लस सीए की डिग्री लगाई। अब आपको जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हो रहे हैं पर एनम। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेंड को 10% प्रॉफिट हो रहा है। 10% के रेट से इनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर इनको 10% के रेट से प्रॉफिट हो रहा है तो इट मींस कि इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 लाख रुपीस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 लाख होगा। अब क्या है कि इनको आपके बराबर पहुंचने के लिए कितने और रुपए लगाने पड़ेंगे? इनको आपके बराबर पहुंचने के लिए कितने और रुपए लगाने पड़ेंगे कि जिससे ये आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वही प्रॉफिट सेम ये भी कमाए। आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो सेम प्रॉफिट ये कमाए। तो आ गया आंसर मेरे पास कि ये 10 लाख रुपए और लगाएंगे। जब 10 लाख रुपए लगाएंगे तो टोटल अमाउंट इनका कितना इन्वेस्ट हो गया? 20 लैक्स। जब इनका टोटल अमाउंट 20 लैक्स हो गया तो अब इस पर जो 10% का रिटर्न है तो मतलब 2 लाख रुपए अब ये और लगाएंगे। तो ये आया कहां से? सॉरी, 2 लाख रुपए का ये प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए आपने लगाए हैं ये एग्जैक्टली आया कहां से? कि आप कमा रहे हैं 2 लाख, माइनस कर देंगे आपका फ्रेंड कमा रहा है 1 लाख,
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, और वैल्यू निकल करके चली आएगी 10 लाख। दिस इज नोन एज कैपिटल वैल्यू, दिस इज नोन एज कैपिटल वैल्यू, this is known as capital value which your friend will be earn, your friend will be earn, which your friend will be earn to reach at your level, to reach at your level। मैंने क्या किया इसमें पता है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि आपका फ्रेंड कमा रहा है 1 लाख रुपए। आपका फ्रेंड कितना कमा रहा है? आपका फ्रेंड कमा रहा है 1 लाख रुपए। आपका फ्रेंड कमा रहा है 1 लाख रुपए। कितना कैपिटल वो लगाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कि वो कितना कैपिटल कमाएगा वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कि वो आपके बराबर पहुंच जाए, कि वो आपके बराबर पहुंच जाए। बस मैंने खाली इसको सॉल्व किया है। ये उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, ये उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं जो वो इस समय कमा रहा है। ये वो कितनी कैपिटल लगाएगा, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और ये आपके बराबर पहुंचने का प्रॉफिट एम है उसका। तो बस मैंने खाली इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आप देखिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा x इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 1 लाख एंड दैट इज 1 लाख। जीरो से जीरो कैंसिल और ये जीरो इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। बस मैंने यही ऊपर सॉल्व किया है डायरेक्टली। दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड, क्योंकि इसमें कैपिटल वैल्यू निकलती है, इसीलिए इस मेथड को कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कैपिटल वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम कैपिटल वैल्यू निकालते हैं। अब एन्यूटी मेथड लास्ट एंड फाइनल आता है, एन्यूटी मेथड, वो मैं आपको करवाऊंगा, वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले इन सब मेथड्स को अब मैंने समझ लिया है, तो अब इन सब मेथड्स को समझने के बाद अभी भी इसमें कुछ लिखना बचा है, चलिए आकर के उसको लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, और जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए अब मेरे साथ लिखते जाइए, या मैं लिख लेता हूं और आप फिर जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप फिर जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने अभी तक देखा, हमने अभी तक देखा कि सुपर प्रॉफिट, हमने अभी तक देखा कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद हमने कैपिटलाइजेशन मेथड देखा, और उसके बाद फिर हमने एन्युटी मेथड देखा। तो अब हम लोगों ने जब क्या कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला था, या कोई भी मेथड निकाला, तो हर जगह फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकल करके आ रहे थे। क्या निकल करके आ रहे थे? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकल करके आ रहे थे। तो अब ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे, अब ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे, इस पर हम लोग, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये ईयर्स दिए हैं 1 2 3। इस ईयर के कुछ प्रॉफिट्स हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट्स हुए होंगे, मुझे नहीं पता कितने हुए होंगे, ये मैंने हर साल के प्रॉफिट लिख दिए। ऑलराइट, उसके बाद कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तो उसको माइनस कर देंगे। कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहले साल एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई भी अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन को
प्लस कर देंगे। मान लेते हैं पहले साल एबनॉर्मल लॉस हो गया, दूसरे साल एबनॉर्मल गेन हो गया। उसके बाद कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, अगर अगर हमारी बुक्स में कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, मतलब हम कोई भी एक ऐसी एंट्री जो कि हमारे प्रॉफिट्स पर इफेक्ट डालेगी, हर एक एंट्री अगर उसमें एरर हुआ है तो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स पर इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी करेंगे। प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब मैंने इसको प्लस माइनस क्यों लिखा है, तो इसके पीछे का रीजन ये है, हो सकता है कुछ एक ऐसी एंट्री पड़ी हो जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर प्रॉफिट पूरा का पूरा कम हो गया हो, तो अब उसको बढ़ाने के लिए मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कोई ऐसी एंट्री हो गई हो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया हो, तो उस एंट्री को इस तरीके से कम करना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाए, इसीलिए मैंने लिखा है प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मान लीजिए पहले साल हो गया तो आपको पहले साल भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरे साल भी चेंज करना पड़ेगा, तीसरे साल भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरे साल हुआ तो दूसरे तीसरे में चेंज करेंगे, और तीसरे साल हुआ तो तीसरे में चेंज करेंगे। दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और जब इतना कर लेंगे तो फाइनली हम निकल आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स पर। किस पर निकल आएंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स पर। एडजस्टेड प्रॉफिट्स पर। फिर मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकलेंगे 3 सालों के। अभी मैंने 3 इयर्स एज्यूम किया, 4 इयर्स 5 इयर्स जितने भी नंबर ऑफ परचेजेस दिए होंगे उस बेसिस पर यह कैलकुलेट किया जाता है। अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकल आए अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकल आए ठीक है, अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकल आए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। अब हम लोग इस एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसके बाद एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कुछ भी निकले होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस फ्यूचर इनकम या फ्यूचर एक्सपेंसेस। कोई भी फ्यूचर इनकम या फ्यूचर एक्सपेंसेस हुआ है उसको प्लस माइनस करेंगे। फ्यूचर इनकम ऑब्लिक एक्सपेंसेस, ये हमने प्लस माइनस किया। अब जब हम लोग ये फ्यूचर इनकम या फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्लस माइनस कर देंगे, अब हमारे पास निकल करके क्या आ जाएगा, अब हमारे पास निकल करके आ जाएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या निकल करके आ जाएगा? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकल करके आ जाएंगे। अब जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकल करके आ जाएंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्लास 12th में ये बहुत ही रेयर करना पड़ेगा, आपको बहुत ही रेयर करना पड़ेगा, लेकिन सीए सीपीटी के बच्चों को इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने अभी तक स्टेप्स लिखाए हैं, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ये आपको कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए। अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपकी बुक्स में नहीं होंगे। ठीक है, सीए के बच्चों की क्वेरी थी कि कौन सी बुक प्रेफर करी जाए, तो भैया कोई भी बुक प्रेफर ना करो, मॉड्यूल से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉड्यूल इज द बेस्ट वे टू क्रैक द सीए एग्जामिनेशन। मॉड्यूल से अच्छे क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको, और जहां पर भी मिलेंगे उसी के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आईसीआई के द्वारा डिजाइन किया हुआ वो मॉड्यूल होता है, और उसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा, उसी से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखाना है, उस नोट के बाद हम लोग फिर एक और चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाना है। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाना है और उस नोट को हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है?
ऑलवेज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ऑपरेटिंग, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऑलवेज अज्यूम दैट investments are always assume that investments are non-operating and its income as a non-operating income. Always assume that investments are non-operating investments. Always assume that investments are non-operating investments. नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो, जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना जाए कि इट इज एन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, तब तक हम यही एज्यूम करेंगे कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो सब नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, और जो उसकी इनकम हो रही है एंड इट्स इनकम इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो इसकी इनकम है वो क्या है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर लेस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं अभी बताते हैं, इसको लिख लीजिए। गुडविल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स are always less while calculating capital employed, are always less while calculating capital employed। हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट, हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए गुडविल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो भी हुए हैं वो हमेशा लेस कर दिए जाएंगे जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, जब भी हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पहली चीज तो ये जानिए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, कहते हैं कि जिससे हमारी क्या कहते हैं, एसेट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है और उसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जिससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, मतलब एसेट इंक्रीज होने का मतलब हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है और ये हमको फायदा भी दे रहा है, लेकिन ये मेरा एक एक्सपेंस है, ये मेरा एक एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेंस को पूरी लाइबिलिटी, अपने ऊपर पूरी लाइबिलिटी ना लेकर के हर साल जो है 2-2 हजार रुपए करके इसको जो है राइट ऑफ करते हैं, हर साल 2-2 हजार, ताकि हमारे ऊपर जो है कोई लाइबिलिटी भी ना पड़े और ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये जो है लेस होता चला जाए। अब जैसे मान लीजिए इस साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 था, तो अगले साल की बैलेंस शीट में, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा, 2,000 हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना, अब ये 8,000 से शो होगा। इसी तरह करते करते आगे आने वाले सालों में हम इसको जो है राइट ऑफ कर देंगे। दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तक जितना भी मैंने लिखाया है वो सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हम लोग हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि अब हम लोग हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे।
तो हिडन गुडविल का भी एक कंसेप्ट है, उससे भी हिडन गुडविल निकल आएगी, तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट अभी चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमें जो है निकालना है, अब हमें निकालना है हिडन गुडविल का कंसेप्ट, तो निकालना ही निकालना है, साथ में हमें निकालना है कि हम लोग किस तरीके से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, हम लोग किस तरीके से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में इस तरीके से आपको फंसाया जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज तो लिख दिया है, और मैंने आपको बताया था कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो उसको लेस कर दीजिएगा, और अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो उसको लेस कर दीजिएगा। अब क्या होता है कि कभी कभार जो है ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो इस तरीके से भी निकालने का प्रयास किया जाता है। कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कैलकुलेट करने का मतलब है, फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम जो है निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाल रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैलकुलेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये हम लोग कैपिटल निकालने की ही बात कर रहे हैं। इसी मेथड से हिडन गुडविल भी निकल आती है। तो देखिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अपॉन शेयर ऑफ पार्टनर, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अपॉन शेयर ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर का शेयर है वो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे जो है हमारी फुल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएगी। इससे क्या होगा? फुल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएगी। अब ये जो भी वैल्यू आई है इससे फुल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएगी। अब क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस में हमें हिडन गुडविल, मतलब जिसे कहते हैं कि गुडविल दी नहीं होती लेकिन फिर भी हमें गुडविल निकालनी होती है, तो अब वो गुडविल कैसे निकलेगी? तो अब वो गुडविल यहां पर हम माइनस कर देंगे नेट वर्थ एग्जिस्टिंग, जितना भी हमारे पास सामान है नेटवर्थ है उसको हम लेस कर देंगे, तो लेस नेट वर्थ एग्जिस्टिंग। अब इस नेट वर्थ एग्जिस्टिंग में क्या क्या आता है तो वो देख लेते हैं। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल है तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, फिर कोई न्यू पार्टनर अगर कैपिटल लेकर के आया है तो न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। अगर कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो हो गया। अगर कोई लॉसेस हुए हैं, देखिए ये अपने में है, इसको लिखेंगे फिर इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसी में अगर कोई हमें लॉसेस हुए हैं वो इसी में माइनस कर देंगे हम। अगर मेरे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे भी माइनस कर देंगे। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है उसे भी माइनस कर देंगे।
फिर जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी उसको पूरी कैपिटल से लेस कर देंगे, पूरी कैपिटल से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी हिडन गुडविल। जो भी आएगी ये आपकी आ जाएगी हिडन गुडविल। अब क्या होता है कि एक ये तरीका है, दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस निकालने के बाद, दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस निकालने के मतलब ये कैपिटल निकालने के बाद सेम यही कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अपॉन शेयर ऑफ पार्टनर, जो भी निकल करके आया, जो भी निकल करके आया, इसमें सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, और जो भी निकल करके आता है उसमें सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज कर देते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, पहले एसेट्स लिखते हैं और फिर उस एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को इस टोटल से माइनस कर देते हैं, ऐसे भी हिडन गुडविल निकल आती है। क्लियर हो गया ये चीज? अब इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अब इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो अब उन क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, अब उन सब क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन सब के ऊपर जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, इन सब के ऊपर जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे और उसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट बताया, किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड निकलता है, किस तरीके से सुपर प्रॉफिट होता है, किस तरीके से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके पे हम लोग कैपिटल निकालते हैं। तो आप ये जानिए कि फिर उसके बाद उसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया था, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोगों को कभी कभार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। और अब मैंने आपको ये बताया कि कैलकुलेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां से पार्टनरशिप फर्म की फुल वैल्यू निकल आएगी, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू नहीं दी है तो उससे निकल आएगी। और जब हम लोग नेटवर्थ एग्जिस्टिंग को माइनस कर देंगे तो हमारी हिडन गुडविल निकल आएगी। या फुल वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकालने के बाद हम लोग सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज कर देंगे, तब भी हिडन गुडविल निकल आएगी। ठीक है, कभी कभार चीजें और भी तरीके से हो जाती हैं, तो वो सारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस पर जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे होने वाले। इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आपको खाली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्मूले समझ में आ जाएं, और वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काम कैसे करता है ये आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से कैसे गुडविल निकलती है बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द कॉग्निटो। थैंक यू।